हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कत्यायन एकेडमी। गाइस, जैसे कि आज आपका जो टॉपिक है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ठीक है। तो आज इस टॉपिक के जो भी इंपॉर्टेंट सारे डेरिवेशन है, सारे कंसेप्ट है, वो सब के सब हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते थे, याद होगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो वहां पर हम लोग देखते थे कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है किसी एक पार्टिकुलर एरिया से हो करके अगर पास कर रही होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बिल्कुल वैसे ही यहां पर हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली होगा क्या, किसी भी एक पार्टिकुलर गिवन एरिया के थ्रू पास करने वाली जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये जनरली आपसे क्वेश्चन 1 नंबर का इस पर दे दिया जाता है और पूछ लेगा, इसका सिंपल सा फॉर्मूला भी पूछ लेगा, आपसे ये पूछ लेगा कि कौन से एंगल पर मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा और कौन से एंगल पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी, कितने पर मिनिमम होगा। तो ये सारी बातें हम लोग समझते हैं। जैसे कि अगर एक सिंपल सा डायग्राम के थ्रू समझिए, जैसे कि यहाँ पर देखो एक आपको एरिया दिख रहा है, ये मान लो सर्कुलर शेप में है, ये एक एरिया है, राइट। इस एरिया का एरिया वेक्टर आपको पता है कि इसके जस्ट परपेंडिकुलर होता है, जो कि n वेक्टर से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, मान लो, नो प्रॉब्लम। बट यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड आपका इस साइड, यानी कि आप बोल सकते हो एक्स एक्सिस में पास कर रहा है। किधर की तरफ, एक्स एक्सिस में। बेसिकली क्या बोलोगे आप, एक्स एक्सिस में पास कर रहा है। अगर ये एक्स एक्सिस में सपोज ये पास कर रहा है, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा क्या? ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स तभी होगा जब ये एरिया के परपेंडिकुलर हो। तो एरिया के परपेंडिकुलर होने का सिंपल सा हम कंपोनेंट इसका कर लेंगे और इस कंपोनेंट के थ्रू समझ लेंगे कि कितना पार्ट इस एरिया के परपेंडिकुलर है। तो चेक करते हैं। मान लो ये हमने लेट किया कि ये मैग्नेटिक फील्ड था जिसका एंगल दैट इज एरिया वेक्टर से कितना था, थीटा। तो आप क्या करो, इस मैग्नेटिक फील्ड का 2 कंपोनेंट करो, एक कंपोनेंट ऊपर और दूसरा इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर। ये कंपोनेंट आ गया बी का साइन थीटा और एक कंपोनेंट जिधर एंगल थीटा उधर हम क्या लेते हैं, कॉस थीटा। तो इधर के साइड आपका क्या आ गया, बी का कॉस थीटा। तो आपको सिंपल सा मैग्नेटिक फ्लक्स वही फील्ड लाइंस होंगी जो कि एरिया के परपेंडिकुलर हो। तो आप बोलोगे कि सर मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर होगा बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड बी कॉस थीटा इनटू एरिया। ये एरिया अगर आपने ds लिया है तो आप स्मॉलेस्ट, अगर ये ds लोगे तो ds का मतलब ये हुआ कि स्मॉलेस्ट एरिया ले रहे हो, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट एरिया लोगे तो स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेंगे। यानी कि बेसिकली बात करें कि स्मॉलेस्ट एरिया है तो थोड़े से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही होगी, लेकिन ज्यादा एरिया लोगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बात करेंगे हम सर टोटल एरिया, आप ले लो S। तो आप बोलोगे सर टोटल एरिया, तो टोटल यहां पर हमने एरिया ले लिया तो यहां फ्लक्स जो होगा वो टोटल होगा। तो आपने क्या देखा, S लेना है S ले लो, A लेना है A भी ले सकते हो आप। कहीं कहीं पर एरिया को A से डिनोट किया गया होगा, कहीं कहीं पर S से, नो प्रॉब्लम। तो आप बोलोगे सर फाई इक्वल टू, अगर A लेना हो तो A भी ले सकते हो, BA, ये इधर की तरफ मल्टीप्लाई BA cos थीटा, दैट इज फ्लक्स, या फिर BS cos थीटा भी आप बोल सकते हो। हाँ, अब रही बात की फ्लक्स की, फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा, तो सर एंगल पर डिपेंड करेगा। यानी कि मैं छोटी सी बात पूछूं आपसे, देखिएगा छोटा सा एक एग्जांपल, मैं बोलूं कि ये एक एरिया है, ठीक है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर बात की जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बी वेक्टर। और अगर यहां पर देखा जाए एरिया वेक्टर की बात की जाए तो एरिया वेक्टर आपको पता है कि इसके जस्ट परपेंडिकुलर होता है, दैट इज एरिया वेक्टर। मैं आपसे पूछूं कि यहां पर फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे सर यहां पर 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है कि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो भी हैं वो एरिया से होकर के पास नहीं कर रही हैं, एरिया के थ्रू नहीं पास कर रही हैं, तो फिर फ्लक्स तो 0 होगा। बिकॉज फ्लक्स का डेफिनेशन ही बोलता है कि सर वो सारे फील्ड लाइंस को फ्लक्स बोलेंगे जिसको किसी एरिया से होकर के पास करना है। या फिर दूसरा तरीका, थीटा देखिए, थीटा किसके किसके बीच का है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर देखिए एरिया वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, एंगल कितना हुआ 90,
अगर 90 डिग्री हुआ, आप यहां पर 90 डिग्री पुट करो, cos 90 की वैल्यू 0, फाई की वैल्यू 0, ठीक है। अब अगर बात की जाए यहीं पर, अगर मैं आपसे बोलूं कि सर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही होती फिर क्या होता, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही होती ये रेड वाले डिनोशन से, ठीक है, तो फिर क्या होता, आप बोलते सर इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगा, बिकॉज अगर हम देखें एरिया वेक्टर आपका 0 डिग्री, एरिया वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, देखिए एरिया वेक्टर ये था आपका और मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, आप बोलोगे सर दोनों के बीच में जो एंगल है बेसिकली 0 डिग्री है और cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, तो आप बोल सकते हो कि cos थीटा पर ही डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। चलिए थोड़ी सी बात है और, जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की जाए ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये केवल और केवल एक मैग्नीट्यूड ही इसका हमें देखना होता है बेसिकली, ठीक है। इसका यूनिट की अगर बात की जाए तो वेबर होता है, इस बात को याद रखना, या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर, बिकॉज ये कहां से आया, तो फाई इक्वल टू आप बोलते हो बी इंटू ए, तो बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करते हो आप टेस्ला में, एरिया को मीटर स्क्वायर में, राइट। डिनोशन क्या है, वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर, ओके। सो सीजीएस यूनिट इसका पूछा जाता है जनरली मैक्सवेल, और इनमें रिलेशन भी पूछा जाता है, 1 मैक्सवेल इक्वल टू 10 टू द पावर -8 वेबर, ठीक है, तो इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज साइंटिस्ट, उन्होंने सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि किसी भी कॉइल के थ्रू, ध्यान से समझना, किसी भी कॉइल, कॉइल का मतलब सर मे बी शेप उसका कुछ भी हो सकता है, मे बी आप रेक्टेंगल ले लो, ठीक है, स्क्वायर भी ले सकते हो, सर्कुलर शेप ले सकते हो, कोई भी कॉइल हो और वो अगर किसी कंडक्टर का हो, उसके थ्रू पास अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करने लगी और वो पास करने वाली मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी चेंजेस, यानी कि वो क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। अगर वो चेंज हो रही है यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का मतलब ये हुआ कि उसके थ्रू या तो इंक्रीज कर रही हो या फिर डिक्रीज कर रही हो, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, मान लो यहां पर एक बार मैग्नेट है, आपको बार मैग्नेट तो हमने बताया ऑलरेडी कि बार मैग्नेट, मान लो यहां पर नॉर्थ साइड है और यहां साउथ है, या नॉर्थ यहां साउथ, और ये एक कॉइल है। इस कॉइल के थ्रू अगर हम बोले कि सर इस मैग्नेट को आप पास कराओ, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन आपने करा दिया। अगर आपने टू एंड फ्रो मोशन कराया तो आपको पता है कि नॉर्थ साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही होती हैं, क्या करती हैं, पास करती हैं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही होती हैं तो इस एरिया के थ्रू पास करेंगी, और ये इसकी वेलोसिटी अगर आगे की तरफ है इस बार मैग्नेट का, तो ये बार मैग्नेट अगर आगे की तरफ आ रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही होंगी। इसके थ्रू जो पास होने वाली बेसिकली फील्ड लाइंस है जिसे आप फ्लक्स बोलते थे, वो इंक्रीज करेंगी। क्यों इंक्रीज करेंगी, बिकॉज ये आगे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही इंक्रीज होंगी तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कुछ चेंजेज आने लगेंगे, इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ आने लगेगा, एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा और उसके थ्रू एक करंट क्रिएट हो जाएगा, वो भी इंड्यूस हो रहा होगा ड्यू टू पोटेंशियल। अब जैसे ही इंड्यूस होगा तो ये सबसे पहले किसने देखा, फैराडेज ने। उन्होंने ये बताया कि किसी भी कॉइल के थ्रू अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है, कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। अगर कांस्टेंट हुआ यानी कि पास होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर कांस्टेंट रहे, फिर आप बोलोगे सर उसके थ्रू कोई भी इंड्यूस ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट इंड्यूस नहीं होगा, बेसिकली करंट और ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। फिर सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने दूसरा लॉ अपना बनाया और भी उन्होंने देखा कि जैसे जैसे टाइम के साथ, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप देख रहे हो कि इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उतना ही इंक्रीज होगा कौन, इंड्यूस ईएमएफ। चलिए समझते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बिकॉज आपको डेफिनेशन वहां पर लिखना होगा और वहां पर सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि राइट द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ दोनों ही लिखना है आपको, और दोनों ही लिख करके आओगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। हाँ, थोड़ा सा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेरिवेशन भी लिख देना होगा, लिखना तो पड़ेगा। फर्स्ट लॉ, वेन एवर देयर इज ए चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है लिंक्ड विद अ सर्किट,
एन ईएमएफ एंड हेंस अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। यानी कि कोई भी एक सर्किट गिवन हो, उसके थ्रू अगर पास होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रही है बेसिकली, तो आप बोलोगे कि सर उसमें एक ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट इंड्यूस होने लगेगा। और वहां पर हम देखेंगे कि वो तब तक इंड्यूस होगा जब तक कि वो चेंजेस हो रहे हो। अगर चेंज रुक गया, चेंज रुकने का मतलब या तो डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग रुक गया, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा इंड्यूस ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट भी जीरो हो जाएगा। ठीक है। हाउएवर इट लास्ट्स ओनली सो लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग। यानी कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी तक ये पॉसिबल है, तभी तक इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस करंट आएगा। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, या फिर सर्किट आप बोल सकते हो। हाँ, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू ई से हमने डिनोट किया, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। बेसिकली आप बोलो, क्या बोलो? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यानी कि टाइम के साथ ये क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। अगर ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, आप बोलोगे कि सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जितना ज़्यादा चेंज होगा, जितना ज़्यादा चेंज होगा, उतना ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और इंड्यूस ईएमएफ आने की वजह से इंड्यूस करंट भी आएगा। ठीक है। सो यू कैन सी हियर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, E दैट इज ईएमएफ, d5 बाई dt, या फिर एक कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओ, कांस्टेंट k लगाओ, फिर k की वैल्यू अगर यूनिटी आप मान लेते हो तो E इक्वल टू d5 बाई dt। यानी कि चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। अगर चेंज नहीं हुआ, फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट नहीं होगा। ठीक है। चलिए बात करेंगे लेंज लॉ। लेंज लॉ इज अ साइंटिस्ट, उन्होंने कुछ बातें और बताई कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगा या फिर इंड्यूस करंट होगा, उसकी डायरेक्शन भी तो कुछ होगा। बिना डायरेक्शन का तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि मान लो ये एक कॉइल है, तो इसमें करंट आपको पता है कि इधर भी फ्लो हो सकता है ऐसे, और दूसरा केस अगर आप ले लो तो मान लो ये कॉइल है, इसके थ्रू करंट की डायरेक्शन ये हो सकती है, ये भी हो सकता है। तो आपको देखने को मिला कि सर ये केस कब पॉसिबल है और इस केस में कब पॉसिबिलिटी जा सकती है। आप बोलोगे सर अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, लेंज लॉ ने कुछ बताया। लेंज के अकॉर्डिंग इनका कुछ अपना कंडीशन था। इन्होंने ये बताया कि सर जो भी फ्लक्स इसके अंदर से चेंज होंगे, ठीक है, जो भी फ्लक्स चेंज हो रहे होंगे, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या फिर हो सकता है डिक्रीज हो रहा हो, तो दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटीज तो होगी। अगर इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इसके अंदर फ्लक्स फील्ड लाइंस अगर इंक्रीज हो रही है, तो इस कॉइल के थ्रू जो करंट इंड्यूस होगा वो इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो चाहेगा कि मेरे अंदर जो फ्लक्स या फील्ड इंक्रीज कर रहा है वो इंक्रीज ना हो। ठीक है, वो क्या चाहेगा कि मेरे थ्रू इंक्रीज ना हो। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही हम बोलें कि यहां से फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही हैं, ठीक है, ऐसे मान लो पास कर रही हैं। इसका अच्छा सा एक डायग्राम आपको हम बनाकर दिखाते हैं। जैसे कि देखिए, मान लो ये एक कॉइल है, ठीक है, और इस कॉइल के थ्रू ये फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, ये फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, जिसे आप फ्लक्स बोलते हो। अगर ये फील्ड लाइंस या फिर फ्लक्स अगर इंक्रीज कर रही हैं टाइम के साथ, फाई इक्वल टू एफ ऑफ टी, यानी कि टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज करेगी। अगर ये इंक्रीज करेगा, अगर ये इंक्रीज होगा, देखिएगा, अगर ये इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, ये अगर इंक्रीज हुआ तो फिर इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस करंट भी आएगा, और वो इंड्यूस ईएमएफ क्या बोलेगा कि मेरे थ्रू जो पास हो रही है फील्ड लाइंस वो क्या हो, यानी कि इंक्रीज अगर हो रही है, अगर ये फ्लक्स टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो जो इंड्यूस ईएमएफ या फिर जो करंट आएगा वो चाहेगा मेरे अंदर से इंक्रीज ना हो। ठीक है, तो वो अगर इंक्रीज ना हो तो फिर वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि अगर देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर डायरेक्शन है जो कि इंक्रीज हो रही थी, तो इसके अंदर एक
करंट इंड्यूस हो जाएगा और वो करंट क्या चाहेगा कि मेरे अंदर से इंक्रीज ना हो, वो क्या करेगा कि चाहेगा कि इसके जस्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करने लगे, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स पास करने लगे। उसके लिए ये क्या करेगा, अपने अंदर डायरेक्शन को अलाइन कर लेगा इस तरीके से। तो वो डायरेक्शन क्या होती है, आपको तो पहले ये पता होना चाहिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से इधर आ रही है, नो प्रॉब्लम, इंक्रीज कर रही है, बट हमें अपोजिट डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ले जाना है। तो आप देखिए ध्यान से, राइट हैंड थंब रूल तो आपको पता होगा, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को देखना है तो आप क्या करो, करंट के डायरेक्शन में थंब और बाकी 4 फिंगर्स को रोटेट करा दो। तो यहाँ पर देखो आप, हमें इधर के साइड ले जाना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, इंडक्शन की वजह से, इंडक्शन करंट की वजह से, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से। तो आप क्या करो, देखो ये थंब को आपने इधर की तरफ किया, तो ये जो थंब आपने इधर किया तो यहां से ये पता चल रहा है कि सर करंट को ऊपर ले जाओ, फिर इधर की तरफ, इधर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, यानी कि ये इधर है और फिर ये इधर। इसका और भी अच्छा सा तरीका है कि यहां पर अगर आप स्टैंड होकर के देखोगे तो ये बेसिकली क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। तो यहां पर अगर आप स्टैंड होकर के देखते तो आप बोलते सर क्लॉकवाइज मूव करना होगा करंट को, तो ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन होता है। इस साइड से देखोगे वही करंट तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, बिकॉज अगर आप बोलो कि सर ये कॉइल है और अगर इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, अगर यहां से आप देख रहे हो स्टैंड होकर के, अगर क्लॉकवाइज है, ये क्या है बेटा, क्लॉकवाइज, तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये पता है कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा दिखेगा फिर, एंटी क्लॉकवाइज। तो सिंपल सा तरीका है कि आप क्या करें, इससे अच्छा सा एग्जांपल और समझते हैं हम लोग। देखिएगा, मैं बोलूं ये करंट कैरिंग एक कंडक्टर है, ओके, और यहां पर मैंने एक कॉइल ले लिया। ये करंट अगर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहां पर करंट फ्लो हो रहा है और ये करंट टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आपको पता है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसके थ्रू प्रेजेंट हो रहा होगा, जो क्रिएट हो रहा होगा, वो कैसा होगा, तो इनवर्ड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा ये डायरेक्शन, तो ये अंदर की तरफ जा रही है और आप बोलोगे कि सर ये इनवर्ड हो रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रही है, इस कॉइल के थ्रू इंक्रीज कर रही है। अगर इंक्रीज करेगी तो ये इसके अंदर इंड्यूस करंट जो आएगा वो चाहेगा कि सर इंक्रीज ना हो, और इंक्रीज ना होने के लिए वो जो इंड्यूस करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ आना चाहेगा, और बाहर की तरफ आने के लिए हम देखेंगे कि सर यहां पर देखिए ये डायरेक्शन, यानी कि करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये होगा। इससे क्या पता चला कि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आनी चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बाहर की तरफ आएगी तो फिर आप बोलोगे कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या हो रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात और करते हैं। मान लो ये करंट क्या होने लगा, डिक्रीज। देखिएगा, मान लो ये करंट आई टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, और यहां पर आपने कॉइल रखा है, कॉइल ले लो आप। अब इस कॉइल के अंदर देखना है आपको कि सर करंट की डायरेक्शन किधर होगी। आप बोलोगे सर ये करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसके वजह से पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप बोलोगे सर अंदर की तरफ है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि ये करंट डिक्रीज हो रहा है, तो ये करंट डिक्रीज होने से यहाँ पर फील्ड लाइंस भी डिक्रीज हो रही होगी, जो कि फ्लक्स है बेसिकली वो डिक्रीज हो रहा है। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो क्या चाहेगा कि जो डिक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज ना हो, तो फिर क्या हो, इंक्रीज। क्या चीज इंक्रीज होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज तब होगी जब इसके थ्रू और भी पास करें, यानी कि अंदर की तरफ जो फील्ड लाइंस जा रही हैं वो और भी ज्यादा जाए। तो और ज्यादा कब जाएंगे, तो इनकी डायरेक्शन देखो आप, इनकी डायरेक्शन क्या हो गया फिर, क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी। आई इंड्यूस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज।
तो इस तरीके से आपको देखने को मिला कि सर अगर ये करंट यहाँ पर बेसिकली इस करंट का रोल इतना ही है कि यहाँ पर फील्ड को जनरेट करना, और वो जनरेट जो फील्ड हो रही है वो फील्ड या तो इनवर्ड होगी, इनवर्ड हो ही रही है यहाँ पर इस केस में, और इनवर्ड हो रही है तो उसको डिक्रीज या इंक्रीज करने का भी केस पॉसिबल होगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे कि किस तरीके से इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस करंट में या फिर इंड्यूस चार्ज की बात करेंगे, किस तरीके से इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि E इक्वल टू, आपको पता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज E इक्वल टू d∅dt होता है। ठीक है, अगर हम बोले कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, तो लेंज लॉ क्या चाहता है कि जो हमारे अंदर इंड्यूस ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन उस डायरेक्शन में हो जिसका वो अपोज करे। अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज को रोके, अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज को रोके। तो आप क्या बोलते हो, अकॉर्डिंग टू बोथ लॉ यहां पर एक निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करते हो। निगेटिव साइन क्या शो करता है, निगेटिव साइन ये बताता है कि इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोज करता है चेंज का अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। ठीक है, अब देखिए अगर हम थोड़ी सी बातें और कर लें, यहां पर अगर हम लोग बात करें जैसे कि E इक्वल टू माइनस d∅dt, माइनस कहां से आया अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, या फिर माइनस φ2 माइनस φ1 अपॉन t, यानी कि चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। याद रखना इस बात को, अगर नंबर ऑफ टर्न यानी कि एक कॉइल था तो सर आपने सीधे सीधे d∅dt रखा। अगर हम बोले ढेर सारे कॉइल हैं, ढेर सारे n टर्न्स हैं, तो आपको n से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो E इक्वल टू माइनस ऑफ n d∅dt बोलोगे, या फिर φ2 माइनस φ1 अपॉन dt। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें इंड्यूस ईएमएफ से, अगर हमें इंड्यूस करंट की बात करें तो आपको पता है कि इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू, आपको पता है कि E इक्वल टू I इंटू आर होता है। तो I इंटू आर जैसे आप रखोगे, यानी कि E इक्वल टू क्या था, माइनस d∅dt था, राइट, n साथ में आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर आपने देखा ये कि सर E इक्वल टू माइनस n d∅dt था, राइट। अगर मैं बोलूं कि सर E इक्वल टू I इंटू आर, यानी कि I इंड्यूस इंटू आर इक्वल टू माइनस d∅dt, तो आपको देखने को मिला सर I इंड्यूस इक्वल टू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, और फिर आपने देखा कि I इंड्यूस की वैल्यू जो I इंड्यूस की वैल्यू जो आई वो बेसिकली किसके बराबर आई, माइनस d∅dt अपॉन आर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सा। तो यहां पर देखिए आप, देखिए ये टर्म है करंट के लिए। अब अगर यहीं पर हमें चार्ज की बात कर दी जाए कि इंड्यूस चार्ज कितना होगा, तो इंड्यूस चार्ज के लिए I के जगह पर dq/dt कर दोगे आप, सिंपल सा, इक्वल टू dq/dt कर दोगे आप। यानी कि बेसिकली इंड्यूस करंट हो रहा है तो इंड्यूस चार्ज भी हो रहा होगा। और इंड्यूस चार्ज की अगर बात की जाए तो यहां पर माइनस d∅ dt इंटू आर था, तो dt से dt कैंसिल आउट, और बेसिकली यहां पर देखिए dq/dt माइनस d∅ dt इंटू आर, तो dt से dt कैंसिल आउट, dq इक्वल टू माइनस d∅ आर। यहां से आप चार्ज की बात कर लोगे, इंड्यूस्ड चार्ज की। तो इस तरीके से आपसे एक्सप्रेशन पूछ लेता है, और ये पूछा ही जाता है, चाहे जो भी एग्जाम्पल या फिर न्यूमेरिकल दिए जाएंगे उस न्यूमेरिकल में इस तरीके से फार्मूलों का डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल अच्छे कर पाओगे, अदरवाइज नहीं सॉल्व होगा आपसे। ठीक है, चलिए थोड़ी सी बातें और। मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, आपसे क्वेश्चन ये 4 मार्क्स में पूछेगा कि हमें सिंपल सा ये बताओ कि कितने मेथड हैं जिससे कि इंड्यूस ईएमएफ किए जा सकते हैं, यानी कि ईएमएफ को इंड्यूस किया जा सकता है। तो बहुत सारे मेथड है, जैसे कि अगर हम बात करें कि फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, याद होगा आपको। सोचो आप कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। तो आपने देखा कि सर अगर फ्लक्स को चेंज करना है तो आपने मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज कर दिया तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। अगर हमने एरिया को चेंज कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट करो, एरिया को चेंज कर दो, एरिया को अगर आपने चेंज किया तो भी फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। या फिर आप सोचो एक और तरीका, आप दोनों के बीच का एंगल
चेंज करो। यानी कि कितने टोटल तरीके हो गए? 3। तो तीनों तरीके हम आपको समझा रहे हैं। जैसे कि पहले में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे, फिर हम एरिया भी चेंज करके देख सकते हैं, फिर हम एंगल भी चेंज करके देख सकते हैं। तो तीनों ही तरीके समझते हैं। चलिए, बाई चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड बी, यानी कि बी को आप चेंज करो। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई कैन बी चेंज्ड बाई चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड बी एंड हेंस ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड इन द सर्किट एज डन इन द फैराडेज एक्सपेरिमेंट। आपने देखा होगा कि फैराडेज एक्सपेरिमेंट, यानी कि बेसिकली आप करके देख लो। चलो हम आपको बता रहे हैं एक सिंपल सा तरीका। ये मान लो फैराडेज एक्सपेरिमेंट आपने देखा ही था। नॉर्थ साइड इधर है, साउथ यहाँ पर है। ये एक बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट को आप क्या करो, इस कॉइल के थ्रू पास कराओ। यानी कि आप बोलोगे कि सर ये बार मैग्नेट आगे की तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर ये v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करेगा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें अगर हम बोलते हैं एक सिंपल सा रेजिस्टेंस लगा है, तो आप देखोगे कि सर ये जैसे ही मूव करेगा, नॉर्थ साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही होती हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इसके थ्रू चेंज होंगी, इस कॉइल के थ्रू चेंज होंगी। और चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हुआ तो आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इस कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला मेथड तो यही हो गया, सिंपल सा। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि इसके जगह पर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर लगा देते और वो करंट कैरिंग कंडक्टर, अभी हमने पीछे एक एग्जांपल आपको दिखाया, और उस करंट कैरिंग कंडक्टर में आप क्या कर देते कि करंट को चेंज कराते, तो करंट चेंज कराते तो फील्ड भी चेंज होता। अगर मैं आपसे यहीं पर पूछ लूं एक छोटा सा पॉइंट कि अगर वेलोसिटी इक्वल टू 0 कर दो, वेलोसिटी इक्वल टू क्या कर दिया आपने, 0, यानी कि ये जो भी बार मैग्नेट आपने लिया सर, ये बार मैग्नेट यहीं का यहीं पर है और यहाँ पर कॉइल है, और ये बार मैग्नेट अगर यहाँ पर रुका हुआ है, आपसे पूछूं मैं कि सर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अगर वेलोसिटी 0 है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर क्या इंड्यूस ईएमएफ होगा, नहीं। आई इंड्यूस की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इस केस में 0, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्यों 0 हो गई सर, क्यों, क्योंकि सर वेलोसिटी अगर आपने इस बार मैग्नेट का 0 किया तो फ्लक्स जो चेंज हो रहे थे वो चेंज होना बंद हो गए। यानी कि जितनी फील्ड लाइंस पास कर रही थी उतनी ही फील्ड लाइंस अभी भी पास हो रही है, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा, इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा, इंड्यूस करंट नहीं आएगा। ठीक है, चलो थोड़ी सी बातें और करते हैं। अब देखिए यहां पर अब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट करेंगे और फिर एरिया को चेंज करेंगे। एरिया को चेंज करने का तरीका क्या होगा, हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर आपको दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही है, इनवर्ड्स है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक कॉइल आपने लिया, बेसिकली यहां पर देखो ये PQRS एक कॉइल है। ठीक है, ये PQRS एक कॉइल है। ये कॉइल अभी जब इस फील्ड के बाहर था तो इसके अंदर कोई भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं आया, इंड्यूस करंट नहीं आया। अब क्या हुआ कि जैसे ही इस कॉइल को आप लेकर अंदर की तरफ आने लगे, जैसे ही अंदर की तरफ लेकर के आओगे, आपको देखने को मिलेगा कि सर इसके अंदर इस कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ आएगा और इंड्यूस करंट भी आएगा। कैसे आएगा, जैसे ही ये एरिया अंदर की तरफ आ रहा होगा, जैसे ये एरिया अंदर की तरफ आ रहा होगा, आपको पता है कि फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास होने वाली अब इंक्रीज करने लगेंगी। बिकॉज ये जैसे जैसे अंदर आएगा आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर से जो पास हो रही हैं फील्ड लाइंस, वो क्या हो रही, बढ़ने लगी, इंक्रीज होने लगी। ठीक है, तो इंक्रीज हो रहा है तो आपको पता है कि इंड्यूस ईएमएफ आएगा। कैसे चेक करेंगे, आपको देखने को मिलेगा सर d∅ = b × dA, सिंपल सा। मैं पूछूं कि सर d∅ = b × dA, और dA अगर हमने माना कि सर ये जो कॉइल अंदर की तरफ आ रहा था इसकी वेलोसिटी v थी, क्या थी वेलोसिटी, v वेलोसिटी से आ रहा था, इसका लेंथ, ये वाली लेंथ हमने क्या मान लिया, l, इस वाले लेंथ को क्या मान लिया, l, और इस वाले लेंथ की अगर बात की जाए तो v वेलोसिटी से अगर अंदर की तरफ आ रहा है तो आपसे मैं पूछूं कि t टाइम में कितना आएगा अंदर की तरफ, तो देखिए सिंपल सी बात, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी। तो मैं पूछूं कि सर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट चला तो वेलोसिटी इनटू टाइम।
तो मैं पूछूं कि सर टी टाइम में वो कितना अंदर आया, तो आप बोलोगे सर यहां से यहां तक आया चेंज अंदर की तरफ, तो v इंटू डी टी दैट इज लेंथ, जो कि अंदर की तरफ आ गया। तो मैं आपसे पूछूं कि सर b इंटू डी ए यानी कि एरिया जो चेंज हुआ वो कितना चेंज हुआ, आप बोलोगे सर एरिया तो लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, तो लेंथ तो सर l है ही, और ब्रीथ की बात करें तो v इंटू डी टी बोल लो, तो v इंटू डी टी। तो आपने देखा एरिया की जगह क्या लिख दिया, v इंटू डी टी इंटू एल, तो l इंटू वी इंटू डी टी। अब मैं आपसे पूछूं सर ये तो फ्लक्स है, इंड्यूस ईएमएफ बताओ, तो इंड्यूस ईएमएफ के लिए डी फाई बाई डी टी आपने किया सिंपल सा। तो जैसे ही डी फाई बाई डी टी किया, डी टी से डी टी क्या हो गया, कैंसिल आउट, और डी टी से डी टी अगर कैंसिल आउट हुआ तो केवल और केवल क्या बचा, बी एल वी। तो आप बोलोगे सर इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू जो होगी बी एल इंटू वी, तो ये इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू है। निगेटिव साइन क्या शो करेगा, निगेटिव साइन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट। ठीक है, चलिए अब थर्ड पॉइंट और मजेदार है। इसमें हमें यह देखना है सर कि एरिया को भी कांस्टेंट रखना है, फील्ड को भी कांस्टेंट रखना है, बट हमें एंगल को चेंज करना है। एंगल को कैसे चेंज करेंगे, सिंपल सा तरीका, मैं आपसे पूछूं, देखिएगा यहां पर आपको फील्ड लाइंस दिख रही है जो हॉरिजॉन्टली पास कर रही है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, और ये अगर यूनिफॉर्म है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक एरिया लेता हूं पी क्यू आर एस और उसे हम रोटेट करा रहे हैं, समझो सिंपल सा तरीका, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और इसमें हमने एक एरिया ले लिया, कॉइल है बेसिकली ये, और इस कॉइल को हम क्या करते हैं, इसके अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग हम इसे रोटेट कराएं। तो अगर रोटेट आप कराओगे तो आपको पता है कि इसका एरिया वेक्टर, इस एरिया का एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा परपेंडिकुलर प्लेन के, और अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है जो एलो लाइन से, अगर दोनों के बीच में एंगल 0 है, आप बोलोगे कि सर ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू काफी ज्यादा होगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू अगर ज़्यादा होगा, आप बोलोगे सर इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स काफ़ी ज़्यादा है, और जैसे आप रोटेट करना स्टार्ट करोगे एंगल दोनों के बीच में चेंज होने लगेगा, और जैसे ही दोनों के बीच में एंगल चेंज होगा आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगा, तो इंड्यूस ईएमएफ भी चेंज होगा। सिंपल सी बात है, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। इंड्यूस ईएमएफ की बात की जाए, इसे आप जैसे ही फ्लक्स देख रहे हो थीटा पर डिपेंड कर रहा है, थीटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ। क्यों चेंज हो रहा है सर, बिकॉज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। मैं पूछा टी टाइम में कितना एंगल रोटेट किया, आप बोलोगे सर ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी होता है, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हो गया। तो फ्लक्स की अगर बात की जाए तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, बी ए कॉस ओमेगा टी। आर यू गेटिंग? मैं पूछूं सर इंड्यूस ईएमएफ की बात करो, तो इंड्यूस ईएमएफ की बात की जाएगी तो इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू आप क्या बोलोगे, डी फाई बाई डी टी माइनस का। तो इस फ्लक्स को आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे ही आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर जो वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगा वो क्या आएगा, चलिए चेक करिए। फाई इक्वल टू क्या आएगा, फाई की वैल्यू यानी कि डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो देखिए बी ए कॉस ओमेगा टी, बी को एज इट इज, ए को एज इट इज, कॉस ओमेगा टी का अगर डिफरेंशिएशन आप करोगे तो साइन ओमेगा टी आएगा, और साइन माइनस के साथ आता है, साइन ओमेगा टी। बट यहां ओमेगा इज अ वेरिएबल, तो ओमेगा एक और बाहर आ जाएगा, बिकॉज इसका हम एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, ओमेगा बाहर फिर आएगा। ओमेगा को साथ में लाओ, क्या आया, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस का। ये माइनस कहाँ से आया, ये जो अंदर माइनस आया था डिफरेंशिएशन से। अब मैं आपसे पूछूं कि सर इंड्यूस ईएमएफ की बात करो, तो इंड्यूस इक्वल टू आप क्या बोलते हो, डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पर डी फाई की वैल्यू क्या है, माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और माइनस ऑलरेडी यहाँ पर ये इंड्यूस में होता है, तो ये माइनस और ये डी फाई बाई डी टी की वैल्यू उठा करके यहाँ पर रखोगे आप, आपको सीधे सीधे ये वैल्यू मिलेगा। देखिए ध्यान से, माइनस माइनस मिलके प्लस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी,
अब रही बात कि सर यहां पर n टर्न्स दिख रहा है, अगर मान लो कॉइल्स क्या है n टर्न हो सकता है, यहां पर तो सिंगल सर दिखा रहे हो आप, हाँ मान लिया अगर हमने कुछ इस तरीके से है, n टर्न भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, n से मल्टीप्लाई कर दो, अगर नंबर ऑफ टर्न सिंगल है यानी कि एक कॉइल है तो n की वैल्यू 1 रख लो, नो प्रॉब्लम, कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहां से हमने तरीका ये देखा कि इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और याद रखना इस बात को कि अगर दोनों के बीच में हम एक ग्राफ ड्रॉ करें टाइम के रिस्पेक्ट में इंड्यूस ईएमएफ का, तो इंड्यूस ईएमएफ किस पर डिपेंड कर रहा है, साइन ओमेगा टी पर, किस पर, साइन ओमेगा टी। अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर हम बोल दें कि सर ओमेगा टी बेसिकली थीटा है और यहां पर थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री बोल दें, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री बोल दें, ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो गया, 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है, तो यहां पर एन बी ए ओमेगा हो जाएगा। इसी इक्वेशन को आप लिखने का दूसरा तरीका देखते हो, आप क्या बोलते हो, E दैट इज इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पर E नॉट जस्ट बी ए ओमेगा के बराबर होता है, यानी कि मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ, और n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न होता है, ठीक है। अगर हम थोड़ी सी बात और करें कि सर ये जो प्रिंसिपल है, यही प्रिंसिपल बेसिकली जनरेटर में यूज होता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि राइट द एसी जनरेटर डिटेल्ड इन वर्किंग प्रिंसिपल, तो वहां पर जो प्रिंसिपल होता है बेसिकली वो प्रिंसिपल यही प्रिंसिपल होता है, रोटेशन का केस होता है, यानी कि जैसे जैसे एंगल रोटेट होता है वैसे वैसे इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू चेंज होती है, इंड्यूस करंट की वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। चलिए थोड़ी सी बात अगर ग्राफ की जाए तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ हम दिखा रहे हैं, ईएमएफ चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, ईएमएफ आपको पता है कि कॉन्टिन्यूसली चेंज होगा बिकॉज रोटेशन विल बी कॉन्टिन्यू, तो रोटेशन अगर कॉइल का कॉन्टिन्यू है तो ईएमएफ भी चेंज होगा। अब अगर ईएमएफ चेंज हो रहा है तो ईएमएफ मैग्नीट्यूड में हमेशा चेंज होगा, क्यों, क्योंकि सर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो ये कॉइल है आपका और इस कॉइल के थ्रू रोटेशन हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो बराबर चेंज होगा ना, बट डायरेक्शन की अगर बात की जाए, इंड्यूस ईएमएफ के डायरेक्शन की बात की जाए, तो इंड्यूस ईएमएफ एक पार्टिकुलर एंगल के बाद, पार्टिकुलर टाइम के बाद आप बोलोगे कि वो अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा, ठीक है। क्योंकि अभी ऐसा होगा तो कुछ अलग होगा, जैसे 90 डिग्री हुआ अलग वैल्यू, फिर ये पोजीशन फिर अलग वैल्यू, फिर ये पोजीशन अलग वैल्यू, तो टाइम के साथ वो अपना डायरेक्शन तो चेंज करेगा। बट अगर बात करें डायरेक्शन एक पर्टिकुलर टाइम में चेंज होगा, बट मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो कंटिन्यूसली चेंज होगा। डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव इन राइज इन अल्टरनेटिंग ईएमएफ, राइट। थोड़ी सी बातें और यहां पर देखिए, इंड्यूस ईएमएफ वर्सेस टाइम या फिर ओमेगा टी, आपको देखने को मिला क्या कि यहां पर साइन के फॉर्म में ग्राफ बनाया गया। साइन के फॉर्म में क्यों बनाया गया, बिकॉज इंड्यूस ईएमएफ जो था वो साइन पर डिपेंड कर रहा था, ठीक है। चलिए थोड़ी सी बातें और बात करते हैं बच्चों एडी करंट की। एडी करंट जनरली पूछा जाता है आपसे, और बेसिकली एडी करंट एक अलग तरीके का करंट होता है। ये तब इंड्यूस होता है, ये तब प्रोड्यूस होता है जब किसी भी लेमिनर बॉडी के थ्रू अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, ठीक है। जैसे यहां पर आपने देखा मेटेलिक बॉडी है, ये मेटेलिक एक ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक के थ्रू आपने ये जो दिख रहा है ना आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज कर दो सर, ये तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो लोग होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को या तो चेंज कर दो या फिर उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो जाएंगी। और मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी पार्टिकुलर ब्लॉक के थ्रू पास कर रही हैं और चेंज हो रही हैं, आप बोलोगे कि सर उसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाएगा उस ब्लॉक के अंदर, और उसके डायरेक्शन जो होगी, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो कुछ अलग तरीके से होगा। वो जो डायरेक्शन होगा एडी करंट का, वो सर्कुलेट करेगा सर्कुलर फॉर्म में उस ब्लॉक के अंदर। इनका यूज बहुत जगह पर होता है, बेसिकली इनका यूज काफ़ी जगहों पर होता है जहाँ पर हमें हाईली इनर्जेटिक
चीज़ों की ज़रूरत हो, जैसे कि अगर हमें काफ़ी हीट की ज़रूरत होती है, जैसे कि आयरन कोर को आप क्या करते हो, मेल्ट करते हो, तो वहाँ पर भी यूज होता है, स्पीडोमीटर में बहुत सारी जगह पर यूज होता है। तो इसमें सिंपल सा आपको डेफिनेशन लिखना होगा, द इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग या लूपिंग करेंट प्रोड्यूस्ड इन अ सॉलिड मेटल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हुआ किसी भी सॉलिड मेटेलिक बॉडी के अंदर, तो क्या फिर क्रिएट होगा, एडी करंट्स, राइट। यहां पर आपको दिख रहा है एडी करंट्स। अब थोड़ी सी बातें और करेंगे। हाँ, इनके यूजेज भी पूछ लिए जाते हैं, इनके यूज कहाँ कहाँ पर होता है। तो इनका यूज फर्स्ट इन इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस में किस काम में आता है भाई, फॉर मेल्टिंग आयरन ओर। मेल्टिंग आयरन ओर का मतलब ये हो गया कि जो भी आयरन के ओर होते हैं उनको मेल्ट कराने के लिए हमें इसका यूज करना होता है इंडक्शन फर्नेस में। यहाँ पर बेसिकली जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप चेंज करोगे उतना ही ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, उस करंट से हीट क्रिएट की जाएगी और उस हीट क्रिएशन से आपका बेसिकली ओर को जितना ज़्यादा हाईली टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी दे करके उसे मेल्ट किया जा सकेगा। इन स्पीडोमीटर एडी करंट्स आर यूज्ड टू मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल। यानी कि व्हीकल का आप इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर मेजर करते हो तो वहां पर भी एडी करंट का यूज किया जाता है। वहां पर भी आप देखोगे जो आपका स्पीडोमीटर होता है उसके अंदर इसको यूज करके ही हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इन इलेक्ट्रिक ब्रेक्स ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक ब्रेक जो होता है वहां पर भी एडी करंट का यूज होता है। देखो कितना यूजफुल है ये, ठीक है। करंट्स आर प्रोड्यूस्ड टू स्टॉप द रोटेशन ऑफ द एक्सल ऑफ द व्हील। व्हील जो होता है, जो एक्सल बेसिकली होते हैं उसको रोटेट करने से रोकने के लिए हमें इसका यूज करना होता है एडी करंट का। तो इसका यूज और भी ढेर सारी जगहों पर होती है, हमने 3 आपको दिखाया, ये 3 आप नोट करना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एडी करंट जब भी पूछा जाएगा तो उसके एग्जाम्पल्स भी पूछे जाएंगे कि उसका एग्जाम्पल बताओ हमें, तो एग्जाम्पल भी आप बता दोगे, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी बातें और, जैसे कि अगर हम बात करें सेल्फ इंडक्शन की। सेल्फ इंडक्शन होता क्या है? सेल्फ इंडक्शन का मतलब ये हुआ सेल्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ का मतलब खुद से, स्वयं। तो सेल्फ इंडक्शन मतलब सेल्फ, खुद से खुद में इंड्यूस होना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल से ये हुआ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो ये एक कॉइल है, ठीक है, ये एक कॉइल है, ये कॉइल है, इसके अंदर रेजिस्टेंस मान लिया R है और इसके अंदर करंट क्या हो रहा है भाई, करंट यहां पर है। ये करंट अगर है तो आपको पता है कि इस करंट के वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होगा। कैसे? आपने पढ़ा होगा, जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि आप क्या कर रहे थे कि राइट हैंड थंब रूल यूज करते थे और फिर वहां पर देखते थे आप। तो जैसे ही आपने देखा कि यहां से करंट फ्लो हो रहा है और इस करंट के फ्लो होने के वजह से यहां पर फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रोड्यूस होने के वजह से, मान लो इसके वजह से प्रोड्यूस हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अंदर की तरफ प्रोड्यूस हो गया। तो वो फील्ड लाइंस अगर इंक्रीज करेगा, करना पड़ेगा। अगर ये करंट कांस्टेंट है, तो मैं आपसे पूछूं कि यहां पर जो फील्ड लाइंस है वो भी तो कांस्टेंट होगा, और अगर वो भी फील्ड लाइंस कांस्टेंट रहा तो क्या इसके अंदर इंड्यूस करंट आएगा? नहीं। इंड्यूस ईएमएफ आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट होने के लिए जो फ्लक्स चेंज होगा, यानी कि फ्लक्स को बेसिकली चेंज होना पड़ेगा। अगर यहाँ पर करंट आपका कांस्टेंट रहा, तो मैं पूछूं कि इस सर्किट, इस कॉइल के अंदर क्या आई इंड्यूस आएगा? 0। इंड्यूस ईएमएफ आएगा? 0। दोनों ही वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0। कब? जब करंट क्या हो? कांस्टेंट। सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ द इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द सेल्फ कॉइल ड्यू टू द चेंज इन करंट। क्या लिखा है भाई? चेंज इन करंट। यानी कि करंट को क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए, चेंज होना पड़ेगा। अगर ये कांस्टेंट रहा, आप बोलोगे सर इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट नहीं आएगा, ठीक है।
एंड हेंस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल, यानी कि इस कॉइल से हो करके जो पास हो रही होंगी फ्लक्स, वो फ्लक्स भी चेंज होने चाहिए। आपको फैराडेज ने यही तो बताया कि फ्लक्स को क्या होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। फ्लक्स अगर चेंज नहीं हुआ तो फिर क्या इंड्यूस ईएमएफ आएगा, नहीं। इंड्यूस करंट आएगा, नहीं। दोनों में से कोई नहीं आएगा फिर। तो फिर तरीका क्या है सर समझने का, चलिए समझते हैं हम लोग। देखिएगा, मैं बोलूं ये मान लो एक कॉइल है, यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर एक कॉइल है, ठीक है। इस कॉइल में मान लिया हमने कि यहां रेजिस्टेंस लगा हुआ है, नो प्रॉब्लम। यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके थ्रू अगर करंट फ्लो कर रही है और ये करंट अगर क्या हो रहा है, फंक्शन है टाइम का। टाइम का फंक्शन होने का मतलब क्या है सर, टाइम का फंक्शन का मतलब ये हो गया कि ये जो करंट है वो करंट टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है। टाइम है किसका, टाइम का फंक्शन है बेसिकली ये करंट। तो करंट है टाइम का फंक्शन, रेजिस्टेंस लगा है। अगर ये करंट सपोज इंक्रीज हो रहा है, यानी कि टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये बेसिकली करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज, यही ये करंट है। मैं आपसे पूछूं कि सर इस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा कि डिक्रीज। आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली करंट अगर इंक्रीज करेगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो फ्लक्स होगा बेसिकली वो भी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। और जैसे ही यहाँ से इंक्रीज, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देखो इसकी डायरेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही क्यों जा रहा है, बिकॉज राइट हैंड थंब रूल यूज करो और डायरेक्शन करंट का आपने देखा कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। ये पम्प क्या शो करता था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो इंक्रीज हो रहा है। अब अगर हम बात करें कि सर अंदर की तरफ फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही हैं, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ के अकॉर्डिंग वो बोलते हैं कि भैया जो लोग भी हमारे अंदर इंक्रीज हो रहे हैं उनका अपोज करो। तो वो क्या चाहेंगे कि हमारे अंदर इंक्रीज ना हो। तो अगर इंक्रीज ना हो तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रिएट होनी चाहिए इंड्यूस्ड करंट की वजह से, वो बाहर की तरफ आनी चाहिए। तो हमने देखा कि सर ये जो हमने बनाया, देखिए यहाँ पर जो हमने मैग्नेटिक फील्ड की इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाया वो डॉट बना दिया। तो ये डॉट कब आएगा, किधर से किधर करंट को फ्लो होना चाहिए। तो देखिए आपने पहले जो फ्लो कराया था करंट ऐसे था, अब इसके वजह से इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट आएगा, उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें बाहर लानी है सर, तो फिर ये डायरेक्शन रहा होगा। तो आपने देखा कि सर करंट जो इंड्यूस होगा वो आई इंड्यूस, उसकी जो डायरेक्शन रही वो अपोजिट ये डायरेक्शन रहा। इतनी बात समझ में आ रही है। ये जो इंड्यूस करंट है ये क्या चाह रहा है कि सर मेरे अंदर से जो फील्ड लाइंस अंदर पास हो रही हैं वो पास ना हो, बाहर की तरफ आए, ठीक है। अब थोड़ी सी बात, इसी का दूसरा केस देखो आप। यहां पर हमने एक कॉइल ले लिया, ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमने करंट फ्लो कराया I इक्वल टू एफ ऑफ टी, और ये जो करंट है बेसिकली इसको हम डिक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिक्रीज। करंट को आपने क्या किया, डिक्रीज। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो करंट था, ये करंट तो फ्लो हो रहा है सर, बट इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था वो अंदर की तरफ था, और ये करंट अगर डिक्रीज करेगा तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी डिक्रीज करेगी। जो इस करंट के वजह से प्रोड्यूस हुआ है वो डिक्रीज करेगा। तो इस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ, और इंड्यूस करंट आएगा। वो क्या चाहेगा कि मेरे अंदर जो फील्ड लाइंस, जो फील्ड बेसिकली डिक्रीज कर रही थी वो डिक्रीज ना हो, यानी कि अंदर की तरफ जो फील्ड लाइंस जा रही हैं वो जाना कम ना हो, डिक्रीज हो रही है ना, तो वो क्या चाहेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ कि डिक्रीज ना हो। तो डिक्रीज ना हो तो उसके लिए क्या करेगा, वो चाहेगा कि भैया जो इंड्यूस करंट आए बेटा, वो करंट की डायरेक्शन इस तरीके से हो कि फील्ड लाइंस अंदर ही पास करे, और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी फिर इंड्यूस करंट की सेम डायरेक्शन में आई इंड्यूस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन। तो इसकी भी डायरेक्शन क्या हो गई, सेम।
और सेम होने की वजह से ये इस केस में क्या करेगा, हेल्प करेगा। समझ में ये बात? क्यों हेल्प करेगा? क्यों? क्योंकि सर ये फील्ड लाइंस अंदर जो जा रही थी वो डिक्रीज हो रही थी, इस केस में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था करंट। तो इंक्रीज बाहर अंदर की तरफ बेसिकली करंट क्या हो रहा था, फील्ड लाइंस क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, बिकॉज करंट क्या हो रहा था, इंक्रीज। तो फील्ड लाइंस अंदर की तरफ इंक्रीज हो रहा था, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग डिक्रीज करना था, तो फिर वो बाहर की तरफ आया। बाहर आने की वजह से आपको देखने को मिला एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हुआ इंड्यूस करंट। यहां पर आपको देखने को मिला कि सर जो आपने करंट फ्लो कराया है वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने से अंदर की तरफ फील्ड लाइंस कम हो रही है, तो फिर कम होने की वजह से लेंज लॉ के अकॉर्डिंग उस कम को रोकना है, यानी कि इंक्रीज करना है, तो वो सेम डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा देगा, सेम डायरेक्शन में। और अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो फिर आपको देखने को मिला कि ये फिर क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। और आप बोलोगे कि सर सेम डायरेक्शन में यहाँ पर करंट को फ्लो होना पड़ेगा, इंड्यूस करंट जो होगा हमारा सेम डायरेक्शन में। तो इस तरीके से आपको सेल्फ इंडक्शन का आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल भी बना सकते हो। हाँ, कांस्टेंट करंट होगा तो याद रखना इस बात को, फिर इंडक्शन फिर नहीं होगा अगर करंट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, चलिए बात करते हैं थोड़ी सी बातें, जैसे कि अगर हम बात करें सेल्फ इंडक्टेंस की, किसकी बात करें, सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है, मैं आपसे पूछूं, जो फ्लक्स था बेसिकली कॉइल के अंदर, जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा था, ये करंट था, इसके अंदर फ्लक्स क्रिएट हो रहा था। मैं पूछूं ये फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, वो फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, तो आप बोलोगे फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना ही ज्यादा करंट फ्लो कराओगे, जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे फ्लक्स, उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। और अगर जितना ज्यादा इंक्रीज फ्लक्स हुआ, जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, तो आप बोल सकते हो सर फ्लक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओ, एक कांस्टेंट लगाओ एल आई एज इट इज फाई। यहां पर मैं पूछूं कि सर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे फाई इक्वल टू एल इंटू आई। फाई इक्वल टू क्या आ गया, एल इंटू आई, जहां पर एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो अगर यहां पर हम देखें सेल्फ इंडक्टेंस एल है, और इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है, आप क्या बोलो कि सर ये जो करंट है, इस करंट को, ये जो करंट है बेसिकली इसको 1 एम्पियर ले लो। आप क्या ले लो, 1 एम्पियर। अगर ये करंट आपने किसी भी कॉइल के अंदर फ्लो कराया और उसकी वैल्यू 1 एम्पियर ले लिया आपने, तो आपको देखने को मिला सर जो फ्लक्स चेंज हो रही थी वो जस्ट इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस के। तो इसे आप डेफिनेशन के तौर पे भी लिख सकते हो। डेफिनेशन में कैसे लिखोगे, जैसे कि यहां पर देखो आप फाई इक्वल टू एल आई, इफ I equal to 1, then L must be equal to phi. You can say the self inductance is defined as the magnetic flux. Self inductance is defined as the magnetic flux linked with a coil when unit current flow through it. यानी कि आपने क्या देखा कि कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा होगा उसे अगर आपने यूनिट ले लिया तो सेल्फ इंडक्टेंस जस्ट इक्वल टू हो जाएगा फ्लक्स के। ठीक है, हाँ, अगर यहां पर अगर बात की जाए इंड्यूस ईएमएफ की, तो इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, आपको पता है। इसके बाद अगर आप बात करो ई इक्वल टू फाई इक्वल टू एल आई रखो, देखो यहां पर ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी आपने रखा। मैं पूछूं फाई इक्वल टू एल आई रखो, तो जैसे ही एल रखोगे तो एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आया एल डी आई बाई डी टी। यहां से डी आई बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट, यानी कि करंट क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो अगर करंट चेंज हो रहा है तो आप इस सेल्फ इंडक्टेंस को भी आप डिफाइन कर सकते हो ईएमएफ के तौर पे। कब, जब इस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू अगर 1 ले लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू 1 ले लो, तो सेल्फ इंडक्टेंस मस्ट बी इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ के। तो आप क्या बोलोगे, 10, यहां पर देखिए सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ set up in the coil through which the rate of change of current is unity। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इस कॉइल के थ्रू अगर आपने जो रेट है चेंज होने का करंट का उसे आप यूनिट ले लो, तो आपका सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ के।
तो ये दो डेफिनेशन है आपको लिखने होंगे, और दोनों अगर लिख करके आते हो आपको 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको लिखना होगा प्रॉपर वे में। और हाँ, इसके यूनिट भी आपको लिखने होंगे, यूनिट भी आप लिख सकते हो। देखो phi इक्वल टू L इंटू आई, तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा, phi की वैल्यू क्या होती है, यूनिट क्या होती है, वेबर, इक्वल टू L इंटू आई, आई का क्या होता है, एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर हो जाएगा। L इक्वल टू phi अपॉन आई, L इक्वल टू phi अपॉन आई, तो वेबर पर एम्पियर, सिंपल सी बात है। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग निकालेंगे किसी भी इंडक्टर के थ्रू बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस। कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, फाइंड करने का सिंपल सा तरीका, मान लो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर बोलो या फिर सोलेनाइड आप बोल दो। तो यहां पर आपने देखा कि एक सोलेनाइड हमने लिया और इस सोलेनाइड की लेंथ जो है बेसिकली हमने क्या मान लिया, L, क्या मान लिया, L। इसका लेंथ कितना है, L, और इसके थ्रू हमने पास करा दिया करंट I, पास करा सकते हो आप। अगर ये करंट इधर से पास हो रहा है I, राइट, और इधर से मान लो ये अंदर की तरफ जाएगा तो अंदर से बाहर भी तो आएगा, तो यहां से क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर क्या सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज है जो खुद के वजह से क्रिएट हो, बिल्कुल है पॉसिबिलिटीज। यहां पर आपने देखा कि करंट इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करेंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इंक्रीज हुई तो आप बोलोगे कि सर ये जो कॉइल है यहां पर जो आपको सर्कुलर एरिया दिख रहा है इसके थ्रू फील्ड लाइंस भी इंक्रीज होंगी। इससे अगर फील्ड लाइंस इंक्रीज हुई तो आप बोलोगे कि उसके अंदर फिर इंड्यूस ईएमएफ भी क्रिएट होगा और उसका डायरेक्शन अपोज करेगा। इंक्रीज है तो इंक्रीज का अपोज करेगा, डिक्रीज है तो डिक्रीज का अपोज करेगा। तो सिंपल सा तरीका है इसको फाइंड करने का। आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है, अगर करंट उसके अंदर आई फ्लो हो रहा है तो आप बोलते हो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि n इंटू आई, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हुआ करंट के वजह से, जो करंट फ्लो हो रहा है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न, जैसे स्मॉल n इक्वल टू आप क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ टर्न। हमने मान लिया n टर्न्स है और कितना लेंथ है, l लेंथ है, तो पर यूनिट लेंथ, सिंपल सा तरीका, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब अगर हम बात करें यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड अक्रॉस वन टर्न, यानी कि एक के थ्रू अगर आपको 5 पता करना हो तो आपको पता है कि phi इक्वल टू आई इंटू ए होता है, b इंटू ए होता है, क्या होता है, phi इक्वल टू b इंटू ए, और b की वैल्यू जस्ट म्यू नॉट एन आई रखो आप, म्यू नॉट एन आई, और ए क्या है, ये क्रॉस सेक्शन, ये जो क्रॉस सेक्शन है आपका इसका एरिया है, ठीक है। तो आपने जैसे रखा म्यू नॉट एन आई इंटू ए, अब इस स्मॉल n को कैपिटल N पर यूनिट लेंथ भी लिख सकते हो। वो क्या बताएगा आपको, वन टर्न के क्रॉस, सिंगल कॉइल यानी कि एक टर्न के क्रॉस, बिकॉज n टर्न्स है l लेंथ में। तो आपने देखा कि इस स्मॉल n को आप क्या रख सकते हो, कैपिटल N बाई L। तो आपने सिंपल सा रखा फाई इक्वल टू क्या किया आपने, म्यू नॉट एन आई ए बाई एल। ये तो आपकी बात है केवल और केवल फ्लक्स की। अभी आपको क्या चाहिए, सेल्फ इंडक्टेंस, और आपको पता है कि phi इक्वल टू एल इंटू आई होता है, phi इक्वल टू एल इंटू आई। तो आपने सिंपल सा इसके जगह पर एल इंटू आई रख लो, क्या रख लो, एल इंटू आई, आई से आई कैंसिल आउट, तो एल की वैल्यू क्या बचा, म्यू नॉट एन ए बाई एल, ठीक है, सिंपल सा टर्न है। आपने देखा कि यहां पर देखिए आप phi इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर फिर आई ए बाई एल, ये तब होगा जब n टर्न्स में, अगर आप देखो सिंगल टर्न में नहीं, आपको फिर किस में देखना पड़ेगा, एन टर्न में। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड अक्रॉस एन टर्न, अगर आपने एन टर्न में देखा तो एन टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सा। अब जैसे ही phi इक्वल टू एल आई रखा आपने, ये वैल्यू एल आई के इक्वल आपने किया, यानी कि म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाई एल, तो ये आपने किया तो आपको देखने को मिला कि आई से आई कैंसिल आउट हो गया यहां पर, तो फिर एल की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, और ये जो वैल्यू थी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन ए बाई एल, ये कब थी, जब सिंगल कॉइल की। ये कब की बात है, जब एन टर्न की, ठीक है, ये कब की बात है, एन टर्न की। तो एन से इसमें भी मल्टीप्लाई करते, सेम बात आ जाती, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, सिंपल सी बात है। हाँ, अब एक बात और देखना होगा आपको,
एक बात और देखना होगा, अगर हम स्मॉल n के टर्म में लिखना चाहें तो फिर क्या करोगे? तो सिंपल सा आपको पता है कि स्मॉल n के टर्म में n बाई एल हो जाएगा, या फिर आप क्या करो, कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n इंटू एल, कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n इंटू एल। अगर यहां पर आपको देखो स्क्वायर का टर्म में है, यहां पर स्क्वायर का टर्म में है तो n स्क्वायर एल स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में एक l है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे बेसिकली, चलो लिख के हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए यहां पर देखिएगा, मैं आपसे बोलूं, देखो आपने क्या लिखा, L इक्वल टू म्यू नॉट, यहां से लो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, ठीक है, ये वैल्यू है आपकी। अब अगर हम बोले n के जगह पर तो स्मॉल n इंटू एल बोल दो आप, तो जैसे ही स्मॉल n इंटू एल तो वो भी स्क्वायर आएगा, n स्क्वायर एल स्क्वायर ए इंटू म्यू नॉट इक्वल टू एल, अपॉन में कौन है, एल ऑलरेडी है, एक एल से एक एल कैंसिल आउट, बचेगा क्या, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। तो आपने देखा म्यू नॉट एन स्क्वायर यहां पर एल है, ए इंटू एल, ये आपका फाइनल वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, आपका सेल्फ इंडक्टेंस की। तो इस तरीके से सोलेनॉइड के अंदर आपको सेल्फ इंडक्टेंस अगर देखने को मिले तो आप सिंपल सा तरीका यही है, इससे अच्छा तरीका कुछ भी नहीं होगा फाइंड करने का। और आपसे ये जनरली डेरिवेशन पूछा ही जाता है जनरली। ये डेरिवेशन अगर आएगा तो ये 3 मार्क्स में आएगा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड होगा, नहीं तो वो भी नहीं होने की चांस होगी, बिकॉज ये डेरिवेशन ऑलरेडी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्रिएट करेंगे और उस पर भी जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए ओके, थैंक यू।